याद है दोस्तों, हम डिज़ाइन और फैशन के एक बहुत ही रंगीन और सुनहरे सफ़र पर साथ निकले थे। आज उसे ख़त्म करने का समय आ गया है। तो आज हम उसी सीरीज़ के भाग 4 में हैं, जहाँ पर हम आज करेंगे डिज़ाइन के सिद्धांत। हम डिज़ाइन क्या होता है, कितनी तरह का होता है, उसके एलिमेंट्स और प्रिंसिपल्स क्या हैं, इनको स्टडी कर चुके हैं। अब हम करेंगे डिटेल्स में प्रिंसिपल्स ऑफ डिज़ाइन। सो हे, वेलकम यू ऑल टू नॉलेज इज़ फन 2020। अब डिज़ाइन, तत्व और सिद्धांत हो चुका है ये। तत्व 4 होते हैं: लाइन, कलर, शेप और टेक्सचर। इन चारों के बिना कोई भी डिज़ाइन बनता नहीं है और सिद्धांत इन चारों को इस्तेमाल करके नए नए डिज़ाइंस बनाने के लिए यूज़ होते हैं। इसमें है संतुलन, अनुपात, आवर्तन, महत्व और सामंजस्य। अलग अलग तत्वों को जब हम अलग अलग मात्राओं में अलग अलग तरीक़ों से इस्तेमाल करते हैं, वही होता है सिद्धांत। अब डिज़ाइन के सिद्धांत वो नियम होते हैं जो संचालन करते हैं कि किस तरह से सबसे अच्छे तरह से डिज़ाइन के तत्वों को जोड़ा जा सकता है जो हमारे कस्टमर्स को पसंद आए। प्रत्येक सिद्धांत एक अलग अस्तित्व रखता है और किस तरह से डिज़ाइन के ऊपर प्रभाव डालता है, हम अभी से ही देखेंगे। उसे सफलतापूर्व यूज़ करके हम एक बहुत ही नए नए डिज़ाइंस बना सकते हैं। ये ड्रेस तो आप सबको याद होगी, प्रियंका की वेडिंग ड्रेस। हर जगह इसके चर्चे थे। तो परिधान को जब हम डिज़ाइन करते हैं तो जिसे उसे पहनना है उसके बारे में ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। उसकी क्या पसंद नापसंद है, वो कैसा है, पतला है, लंबा है, उसकी चॉइसेस क्या हैं, ये सब ध्यान में रख के सिद्धांत डिज़ाइनिंग की विशिष्ट दिशा निर्देश बताता है। और इन्हीं सिद्धांतों को फॉलो करके हम नई नई चीज़ों को इमेजिन करके नए डिज़ाइंस क्रिएट करते हैं। सबसे पहला हमारा डिज़ाइन है अनुपात। अब इस पिक्चर को अगर हम देखें तो ये दो अलग अलग साइज़ के बॉल हैं। उसी से समझ में आ रहा है कि ये बास्केटबॉल है जो कि बड़ी है और टेनिस बॉल है छोटी है। अगर मैं टेनिस बॉल इतनी बड़ी बना दूं, क्या आप इसे टेनिस बॉल कहोगे? नहीं कहोगे। क्यों? क्योंकि इन दोनों के बीच में साइज़ में यही अनुपात होना चाहिए। तो अनुपात समझ में आ गया क्या होता है। वस्तु का एक भाग से दूसरे भाग तक या एक वस्तु का दूसरे भाग से जो संबंध है उसे हम कहते हैं अनुपात। ये सब परस्पर और संपूर्ण रूप से रोचकतापूर्ण संबंध बनाता है और ये नाप, रंग, आकृति और बुनावट से क्रिएट किया जाता है। परिधान शरीर को अलग अलग क्षेत्रों में डिवाइड करता है। कैसे करता है? जैसे मान लीजिए ये हमारी ड्रेस है। अब हमने यहाँ पर जब कमर की लाइन बनाई तो ये हमारा एक विभाजन हो गया। हमने यहाँ पर स्लीव जोड़ी, ये दूसरा विभाजन हो गया। हमने यहाँ पर अगर कॉलर लगाया, ये तीसरा विभाजन हो गया। तो इस तरह से विभाजित करके हम अलग अलग प्रोपोर्शंस पैदा करते हैं। अब ये कमर ऊंची भी हो सकती है, हम नीची कमर की भी ड्रेस बना सकते हैं और ये अलग अलग तरह का अनुपात होता है। जब अनुपात करते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि हम अनुपात स्वर्णिम माध्य के आसपास रखें। स्वर्णिम माध्य कोई हमने नहीं बनाया। अगर आप नेचर को भी देखोगे तो आप देखोगे कि फूल, पत्ते, ये सब इसी अनुपात में होते हैं। कभी भी बीच का हिस्सा और बाहर का हिस्सा बराबर नहीं होता। जैसे यहाँ पर अंदर का हिस्सा छोटा है, बाहर का बड़ा। अगर आपने कभी बचपन में भी फूल बनाया हो तो अगर आप बीच का हिस्सा बड़ा बनाते थे तो आप ध्यान दो छोटी छोटी पत्तियाँ बनाते थे, और अगर बीच का हिस्सा छोटा बनाते थे तो हम बड़ी बड़ी पत्तियाँ बनाते थे। ये है स्वर्णिम। अब ये जो अनुपात है ये नेचर में ही मिलता है और ज़्यादातर इसका जो हम मान के चलते हैं वो है 3:5:6 या 5:8:13। ये 6 नहीं है बेटा, 8 होगा यहाँ पर, इसे आप चेक कर लेना, 8। तो अगर हम इसे जोड़ें तो छोटा हिस्सा 3 है, बड़ा हिस्सा 5 है और इन दोनों को जोड़ के 8 आता है। ऐसे ही छोटा हिस्सा अगर 5 है, बड़ा 8 है, तो जोड़कर 13 आता है। ये है हमारा स्वर्णिम अनुपात। इसे कपड़ों में कैसे यूज़ करना है? अगर हमने स्कर्ट टॉप बनाया है जैसे यहाँ पर है, तो जो हमारी पूरी लेंथ है ये हमारा 8 हो गया। ऊपर का हिस्सा हमारा कितना होना चाहिए बताओ? छोटा है तो 3 और बड़ा है नीचे का 5। अगर हमने लंबी बॉडी की टी शर्ट ली है तो ऊपर का हिस्सा 5 होगा और नीचे का 3। मतलब हम इसे 8 हिस्सों में विभाजित करेंगे और ऊपर हमारे 3 हिस्से और नीचे हमारे 5। लेकिन अगर ये फुल लेंथ ड्रेस है तो हम यहाँ पर इसे 13 हिस्सों में भी विभाजित कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने 3:8 दिखाया है और यहाँ पर आप देखो
ये करीब करीब दोनों हिस्से बराबर लग रहे हैं, तो ये उतना अच्छा नहीं लग रहा है। लेकिन यहाँ पर ऊपर का हिस्सा 5 रहेगा, नीचे का हिस्सा 8 रहेगा, और दोनों को अगर हम जोड़ेंगे तो वो 13 बन जाएगा। तो इस तरह से हम कपड़ों में इस मादे को या अनुपात को यूज़ करते हैं। ठीक है। अब अनुपात किस प्रकार से आता है? रंग, लंबाई, इन सबको परिवर्तित करके होता है। रंगों के अनुपात को, अलग अलग रंगों को अलग अलग मात्रा में इस्तेमाल करके हम रंगों का अनुपात बनाते हैं। बुनावट का अनुपात, जैसे अगर हमने स्कर्ट, साड़ी और ब्लाउज़ लिया है या फिर साड़ी पर लेस बनाई है तो दो अलग अलग बुनावटें इस्तेमाल हो गई। आकृति और रूप का अनुपात, अगर इस ड्रेस को देखो, ये वाला जो टॉप है इसमें कितने बड़े बड़े प्रिंट्स हैं। ये बड़े बड़े प्रिंट्स अगर कोई व्यक्ति पहनेगा तो उसका साइज़ बड़ा लगेगा। और उसी तरह से ये वाली जो ड्रेस है, ये मैटरनिटी की ड्रेस है, गर्भवती स्त्री के लिए। तो यहाँ पर हम ज़्यादातर क्या करते हैं, जो हम घेर देते हैं वो कमर से ऊपर देते हैं, तो उससे कमर पे घेर जब आता है यहाँ पर, तो वहाँ पे जो भरापन है वो ज़्यादा नज़र नहीं आता। तो शारीरिक अनुपात का एक अनुचित अनुपात जो है वो चीज़ों को उतना अट्रैक्टिव नहीं दिखाता। अब वो हमें इस पिक्चर में नज़र आएगा। जो पहला पिक्चर है इसमें आप अगर ध्यान दोगे तो जो दोनों हिस्से हैं वो करीब करीब बराबर हैं, 1:1 के रेशो में है। तो ये जो व्यक्ति है आप देखो, थोड़ा बेडौल लग रहा है, मोटा भी लग रहा है, और यहाँ पर ऊपर का हिस्सा बड़ा और नीचे का हिस्सा छोटा है। ये यहाँ पे व्यक्ति थोड़ा पतला लगता है। तो अगर हम इस अनुपात का उचित इस्तेमाल करेंगे तो व्यक्ति का जो शारीरिक अनुपात या उसके जो प्रपोर्शंस हैं, अगर मान लीजिए अच्छे नहीं भी हैं, तो वो चेंज होकर ज़्यादा अट्रैक्टिव लग सकते हैं। अगला जो हमारा प्रिंसिपल है वो है संतुलन। अब ये पिक्चर अगर मैं आपसे कहूँ ध्यान दो और मेरे को ये बताओ कि ये पेड़ कहाँ पर है, तो फ़ौरन आप कहोगे छोटा वाला पीछे है और बड़ा वाला हमारे पास है। इसे कहते हैं संतुलन, और यही हमें कपड़ों में क्रिएट करना होता है। जैसे यहाँ पर देखिए, जो छोटा वाला पीस है ये हमने सेंटर से दूर रखा है और बड़ा वाला पास। तो कपड़े में ये जो संतुलन होता है ये उसको एक बराबरी का देता है दर्जा, और आँखों को भी थोड़ी स्थिरता देता है। अब इसे हम कई तरह से देख सकते हैं। बड़े और छोटे में कैसे संतुलन बनाएंगे? मान लो ये हमारी ड्रेस है, हमने यहाँ पर छोटे 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 बहुत सारे फूल लगा दिए और यहाँ पर एक बड़ा सा लगा दिया, तो ये भी संतुलन हो जाएगा। तो डिज़ाइन के जो तत्व हैं, रेखा, रंग, रूप, बुनावट, इन सब को संतुलन में हमें लाना होता है। ये संतुलन ऊर्ध्वाकार भी हो सकता है और क्षैतिज, दोनों प्रकार से लाया जा सकता है। एक तरफ बड़ा तत्व और दूसरी तरफ छोटे छोटे ज़्यादा तत्व भी यूज़ करके लाया जा सकता है। अब संतुलन 3 प्रकार का कपड़ों में देखा जाता है। पहला है औपचारिक, दूसरा अनौपचारिक और तीसरा रेडियल। हम इसे अभी करेंगे, मैं आपको बेसिक बता देती हूँ। औपचारिक, देखो हमने बीच में एक लाइन खींची, दोनों एरिया एकदम सेम है। अनौपचारिक, मैंने बीच में एक लाइन खींची, दोनों एरिया एकदम सेम नहीं है। और रेडियल में अगर हम देखें तो हमारी जो आँख है वो एकदम सेंटर से जा रही है, तो संतुलन जो है वो बीच से बना है, वो खड़ी रेखा से नहीं बना है। अब औपचारिक संतुलन के बारे में देखें, जो परिधान का एक पक्ष दूसरे पक्ष की बिल्कुल सटीक प्रति होता है, दोनों तरफ सेम होता है, कॉपी होता है, काल्पनिक रेखा के द्वारा 2 समान भागों में विभाजित हो जाता है। ये थोड़ी सस्ती होती हैं और अपेक्षाकृत जो इसके डिज़ाइंस हैं वो हम सोच सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं। ये स्थिरता देती हैं, गरिमा भी देती हैं और औपचारिक या फॉर्मल लगती हैं देखने में, पर रचनात्मक थोड़ी कम होती हैं, क्योंकि इसमें रंग और बुनावट बिल्कुल जैसे पहले होती थी वैसे ही अब है, कोई बहुत क्रिएटिविटी नहीं लगती। पर जब अनौपचारिक संतुलन की बात होती है तो ये दोनों तरफ अलग अलग है। अब क्योंकि दोनों तरफ अलग अलग है तो ये नाटकीय लगता है और थोड़ा आकर्षित करता है, लेकिन यहाँ पर हमें प्रपोर्शन या संतुलन का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। अब संतुलन बनाने के लिए हमें यहाँ रचनात्मकता भी ज़्यादा चाहिए, लेकिन एक फ़ायदा और है कि शरीर की जो अनियमितताएं हैं वो छिपाई जा सकती हैं, क्योंकि ये कपड़े जो हैं आकर्षित ज़्यादा करते हैं, तो विशेष अवसरों पर ये पहने जाते हैं और ज़्यादातर महंगे भी होते हैं। अब आप अगर अपनी देखो, जो हमारे सेलिब्रिटीज़ किसी फैशन शो में या फिर जो उनके अवार्ड शोज़ होते हैं, ज़्यादातर उनके अनौपचारिक वाले कपड़े होते हैं, अनौपचारिक संतुलन वाले। क्यों? क्योंकि वो एकदम ज़्यादा डिफरेंट लगते हैं, जो मार्केट में नहीं है। तीसरा आता है रेडियल। ये भी बनाना मुश्किल होता है क्योंकि इसमें
एक पॉइंट से हमारा बैलेंस बनता है, और ज़्यादातर ये ड्रेपिंग से बनाते हैं जो कि जटिल है और नया तरीका है। अब तीसरा हमारा है एम्फेसिस। अगर ये वाला छोटा सा पिक्चर देखें तो इसमें ये जो मछली है ये एकदम उभर के आ रही है, क्योंकि जो बैकग्राउंड है वो डार्क है और मछली एकदम ब्राइट है। इसे ही हम कहते हैं महत्व। अब महत्व जो है वो अलग अलग रंगों से, असामान्य आकृतियों से, रेखा, बुनावट, इन सब के उपयोग से क्रिएट किया जाता है। महत्व वो केंद्र बिंदु है, वो जगह है जो देखने में सबसे ज़्यादा आंखों को आकर्षित करती है, और इस आकर्षण से हम कोशिश करते हैं कि व्यक्ति की जो पर्सनालिटी में उसे लगता है कमियां हैं उसे छुपाएं। इससे रुचि भी बढ़ती है कपड़ों में, और एक सुंदर सा अगर हमने एम्ब्रॉयडरी वाला योक इस्तेमाल किया हो, या कंट्रास्ट का ब्लाउज़ हम जो साड़ी में यूज़ करते हैं, ये सब कहाँ पर एम्फेसिस देता है, कहाँ पर महत्व करता है? चेहरे पर। क्योंकि योग से भी हमारा ध्यान चेहरे पे ही जाता है, कंट्रास्ट ब्लाउज से भी चेहरे पे ही जाता है। और आकृति की जो समस्याएं हैं उनको भी हम छुपा सकते हैं। जैसे कैसे छुपाएंगे? अगर किसी की कमर पतली सी है तो वो यहाँ पर बेल्ट लगाकर ध्यान सबसे पहले कमर पे आकर्षित करेगा। बच्चों के में आप ये देखो, यहाँ भी आकर्षण कमर पे है, पर इस ड्रेस में आकर्षण नीचे है। तो अगर हम सबसे पहले यहाँ देखेंगे तो ध्यान नीचे जाएगा और कमर से हट जाएगा। तो कोई व्यक्ति जो अपनी कमर से ध्यान हटाना चाहता है वो इस तरह की ड्रेस पहनेगा, और जो नहीं हटाना चाहता वो बाकी दोनों तरह की। चौथा हमारा प्रिंसिपल है जो है आवर्तिता या फिर रिदम। गाने में, डांस में, सब में रिदम होती है। मतलब एक कोई सेट पैटर्न होता है, और उस पैटर्न को जब हम यूज़ करते हैं तो वो आवर्तिता होती है। डिज़ाइन अथवा विकर्ण की जो लाइनों से, रंगों से या तत्वों को दोहरा कर जो बनता है पैटर्न, वो है हमारा रिदम। जो ये छोटी सी ड्रेस दिख रही है, इसमें आप देखो लाइन से रिदम बना हुआ है, सब लाइंस बार बार रिपीट हो रही हैं। तो इसके माध्यम से जो पदार्थ या वस्तु है, आँख उसको आकर्षित करती है और एक से दूसरी पर वो लगातार बहती है और संगठित होने की भावना देती है। अब इसमें रेखा, आकृति, रंग और बुनावट का उपयोग करके किसी भी तरह से हम एकता दर्शा सकते हैं। जैसे धारियाँ, पोल्का डॉट्स की जो ड्रेसेस होती हैं। अब रिदम हम कितनी तरीक़ों से पैदा करते हैं, उसमें सबसे पहले है समांतरता। समांतरता जब एक तत्व एक दूसरे के समानांतर या फिर पैरेलल होता है, जैसे योक, स्कर्ट। यहाँ पर इस ड्रेस में अगर आप देखो तो जितनी भी इसकी ड्रेस में प्लीट्स हैं ये सब एक दूसरे के पैरेलल आ रही हैं, तो ये है समांतरता। अगला है दोहराकर, चाहे वो एम्ब्रॉयडरी दोहराई हो, हमने लेस दोहराए हों, बटन दोहराए हों, ये हम अपने सूटों पर भी बहुत कॉमन यूज़ करते हैं। गले पर कढ़ाई कर दी और वही वाली कढ़ाई हमने नीचे भी कर दी, ये हो गया दोहराकर, जैसा कि इन ड्रेसेस में है कि पैटर्न बार बार यूज़ करना। फिर है विकिरण करना, जो हमने अभी पीछे भी देखा था, एक पॉइंट पे ध्यान आकर्षित करना। जैसे यहाँ पर सारा ध्यान यहीं से निकल रहा है, तो सबसे पहले हमारा ध्यान यहाँ पर ही जाएगा। और आखिरी है क्रमिक होना, किसी भी चीज़ को धीरे धीरे घटाना या बढ़ाना। ये बटन भी हो सकते हैं, पैटर्न भी हो सकता है, प्रिंट भी हो सकता है, रंग भी हो सकता है। और ये जो मैंने यहाँ डिज़ाइन डाला है, इसमें रंग की क्रमता है, जिसमें हल्के से गाढ़ा धीरे धीरे रंग होता जा रहा है, तो ये क्रमिक है, रिदम में है। ठीक हो गया ये क्लियर? अब आखिरी हमारा आता है सामंजस्य या फिर हार्मनी। सामंजस्य जैसे नाम से ही क्लियर है, इसमें हम अपने सारे तत्वों को, सिद्धांतों को, सबको एक दूसरे के साथ इस तरह जोड़ेंगे कि वो पूरा गारमेंट एक पीस लगे, एकता हो उसमें। इसे ही कहते हैं सामंजस्यता। इसमें रंग, आकार, विकिरण, ये सब एक दूसरे से रिलेटेड हैं। और जब डिज़ाइन के सभी तत्व और सिद्धांतों को इस तरह यूज़ करते हैं कि वो एक दूसरे से मिलते जुलते हों, तो वो है सामंजस्यता। जैसे ये जो एक बच्चे की ड्रेस है, रेड है, देखो इसमें यहाँ पर फ्रिल्स भी मैच कर रही हैं, टेक्सचर्स अलग अलग हैं, इसकी बनावट अलग है, इसकी अलग है, लेकिन जब हम पूरा कपड़ा देखते हैं तो वो एक होने का हमें लुक देता है। उसी तरह ये रंगोली का डिज़ाइन है, इसमें जो रंग हैं, जो सबके अलग अलग प्रपोर्शन या संतुलन है, देखो एकदम बराबर है, सब एक दूसरे के साथ जा रहे हैं। तो ये एक पूर्णता की भावना पैदा करता है, और ऐसे जो डिज़ाइंस हैं वो जन स्वीकृत होते हैं, आसानी से मार्केट में बिकते हैं और लोगों द्वारा पसंद किए जाते हैं। अब सामंजस्यता जो है आकृतियों द्वारा भी बनाई जाती है। आकृति द्वारा, जैसे ये पहला वाला डिज़ाइन है, इसमें लाइंस हैं पूरे में। अब क्योंकि यहाँ पर लाइंस हैं, तो अगर मैं यहाँ पर नीचे गोल गोल सी फ्रिल लगा देती तो वो इसके साथ मैच नहीं करता,
क्योंकि अगर लाइंस यूज़ करें तो हम लाइंस यूज़ करेंगे, अगर इसमें फूल होते पूरे में तो हम नीचे इस तरह का भी डिज़ाइन दे सकते थे। तो ये है शेप्स के द्वारा जो सामंजस्यता होती है आकृति के द्वारा। फिर आता है बुनावट। अगर अगले कपड़ों में आप देखेंगे तो यहाँ पर कॉटन के कुर्ते के साथ कॉटन की चुन्नी है, यहाँ सिल्क की साड़ी के साथ सिल्क का ब्लाउज़ है, यहाँ ब्लैक और वाइट रंगों में भी समान हारमनी है, यहाँ वाइट और ब्लैक है, ये ब्लैक और वाइट है। उसी तरह यहाँ एक अलग टेक्सचर है, यहाँ अलग बुनावट है। तो वो सारी बुनावटें एक दूसरे के साथ मैच करनी चाहिए। जैसे रेशमी कुर्ते पे सलवार अगर कॉटन की होगी तो वो अच्छी नहीं लगेगी। तो एकता और विभिन्नता के बीच एक जो संतुलन है वही एक डिज़ाइन को बोरिंग होने से बचाता है। जैसे हमने यहाँ पर भी देखा अलग अलग टेक्सचर्स हैं, यहाँ भी अलग अलग टेक्सचर्स और प्रिंट्स हैं। इनका जब हम इस्तेमाल करते हैं तो उनमें हार्मनी होनी चाहिए, एकता भी होनी चाहिए, यूनिटी भी और वैरायटी भी, और इनका बैलेंस ही हमें लेना है। अब हमने कला के तत्व और सिद्धांत तो पढ़ लिए, क्या हम इसका उपयोग करके एक अच्छा डिज़ाइन बना सकते हैं? अब डिज़ाइन अच्छा वो है जो किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व को परिवर्तित कर सके ताकि उसे वो कपड़ा पहन के खुशी हो। अगर किसी व्यक्ति के पेट के और छाती के आसपास वज़न है तो हमारी कोशिश होनी चाहिए हम कुछ इस तरह का डिज़ाइन बनाएं जहाँ पे उसका ध्यान जो है यहाँ से हट जाए और ये छिपा रहे। जैसे अभी हमने मैटरनिटी में किया था कि हम ऊपर उसमें योक दे देते हैं तो पेट पे जो भरापन है वो नहीं नज़र आता। इस तरह से हम इसे छुपा सकते हैं। अगर किसी का भारी हिस्सा ऊपर है तो हम नीचे की तरफ की ड्रेस ज़्यादा सुंदर बनाते हैं, ध्यान और आकर्षित यहाँ पर होगा और ध्यान ऊपर से हट जाएगा। जिसकी कमर पतली है वो ज़रूर कंट्रास्टिंग बेल्ट्स का इस्तेमाल करे, कमर पर फिट, और ध्यान वहीं पर आकर्षित होगा। किसी का अगर नीचे का हिस्सा भारी है तो ये ध्यान रखो, कोशिश ये होनी चाहिए कि नीचे का हिस्सा फिटेड ना हो, जैसा कि इस ग्रीन वाली ड्रेस में था जो गलत है, बल्कि ये येलो ड्रेस जो ऊपर से तो फिटेड है लेकिन नीचे से ए लाइन है। इस तरह हम इन सिद्धांतों का उपयोग करके जो व्यक्तित्व में कमियां लग रही हैं किसी व्यक्ति को, उनको छुपा सकते हैं। अब ये इतना कलरफुल और इतना वैरायटी वाला सब्जेक्ट है, टॉपिक है, कि इसमें हमारा करियर और जो जीविका है वो भी दो हिस्सों में बिल्कुल क्लियर विभाजित है। पहला है वस्त्रों के बारे में और दूसरा है कपड़ों के बारे में। तो जब हम परिधान के कपड़ों की बात करते हैं तो घर में या मार्केट में कहीं भी उपयोग होने वाले सारे वस्त्र हो सकते हैं, चाहे उससे हमें बैग बनाया हो, चादर बनाई हो, तौलिया बनाया हो, कुछ भी। उसी के साथ हमें इसमें रेशों के बारे में पता होना चाहिए, उनके लाभ, मतलब अगर हम बैग बना रहे हैं तो जो रेशा इस्तेमाल होगा वो तौलिया में नहीं होगा, जो तौलिया में इस्तेमाल होगा वो चादरों में नहीं होगा। तो रेशों और उनके गुण दोष के बारे में पूरा ज्ञान होना चाहिए। अलग अलग तरह के रेशे, उनकी रंगाई किस तरह होगी, किस तरह के पैटर्न्स बनेंगे, और नए डिज़ाइन और तकनीक से नए नए तरह के वस्त्र बनाना, नए नए तरह की तंतुओं को खोजना, ये सब इसमें आ जाता है। वस्त्रों की डिज़ाइन जब हम करेंगे तो यहाँ पर हमें रेशे के बारे में तो पता ही होना पड़ेगा। उसके अलावा हमें और भी चीज़ें कपड़ों पर यूज़ करनी होती हैं, चाहे वो बटन हो, लेस हो, लाइनिंग हो, जरी का काम हो, इनके बारे में भी पता रखना पड़ता है। फ़ैशन समय समय पर बदलता है तो फ़ैशन के किस तरह के रुझान हैं, उनके स्केचेस हमें बनाने पड़ते हैं। जैसे यहाँ पर ये लड़की बना रही है, और जब स्केच बनाएंगे तो उसके हिसाब से हमें रंग और कपड़ों का भी चयन करना होगा। और ये रंगों का चयन और कपड़ों का चयन हम किस हिसाब से करते हैं, जो ड्रेस हम चाहते हैं एंड में लगे। अगर हम कोई फूली फूली ड्रेस चाहते हैं तो हम उसमें नेट वगैरह यूज़ करेंगे, वरना हम उसमें रेशमी कपड़ा इस्तेमाल करेंगे अगर हम उसे सिकुड़ा हुआ चाहते हैं। और उपभोक्ताओं द्वारा हर साल जो कपड़े खरीदे जाते हैं, जो सामान वो लोग खरीदते हैं पहनने के लिए, उसको हमें डिज़ाइन करना होता है। इसके लिए बहुत से ऐसे संस्थान हैं जो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों तरह के पाठ्यक्रम प्रदान करते हैं। ये 3 महीने के छोटे छोटे सर्टिफिकेट कोर्सेज से शुरू हो जाता है, फिर 1 साल का डिप्लोमा है, उसके ऊपर आप बीएससी भी कर सकते हो, आगे तो आप जो चाहो वो पढ़ सकते हो, एमएससी कर सकते हो, रिसर्च कर सकते हो, पीएचडी कर सकते हो, आपकी इच्छा जितना पढ़ना चाहो। लेकिन पढ़ाई के बाद फाइनली क्या चाहिए हमें, नौकरी, कार्यक्षेत्र या अपना काम। तो फैशन की जो प्रतिष्ठान है, जो कंपनीज़ हैं, उसमें काम करो। जहाँ लैब्स हैं, चाहे वो डाइंग की लैब्स हों, तंतु बनाने की लैब्स हों, वहाँ पर काम कर सकते हैं। मीडिया विशेषज्ञ, टीवी पे आना का क्या पता कल आप में से ही कोई फैशन को एनालाइज कर रहा हो, विक्रेता कपड़ों को बेच रहे होंगे। फैशन पत्रकारिता, बुक मैगजीन्स में लिखना, वेब पे लिखना, ब्लॉगिंग करना, वस्त्रों का निर्माण करना,
अनुसंधान करना, उसमें रिसर्च करना या अपना ही काम शुरू कर देना, अपना बुटीक चलाना, अपने कपड़ों को सिलना, एक्सेसरीज़ बनाना, बैग्स बनाना, कुछ भी। उसके बाद टेक्सटाइल मैनेजर बन सकते हैं, प्रदर्शनी बनाना, ये आजकल बहुत फील्ड डिमांड में है कि जो लोग अपने घरों में शादियां करते हैं, कोई फंक्शन करते हैं, उसकी सजावट करना, या अब तो आप देखो जो शोरूम्स हैं उसके बाहर भी सजावट होती है, वो भी डिज़ाइनर्स ही करते हैं। डिज़ाइन के उत्पाद प्रोड्यूस करना, कार्यक्रमों को ऑर्गेनाइज़ करना, शादियों को, फैशन शोज़ को, इन सब को ऑर्गेनाइज़ करना, वस्त्र निर्माता जो कंपनियां हैं जो कपड़े बनाती हैं वहाँ पर काम करना, नमूना उत्पादन, जो बाज़ार से हम कपड़े खरीदते हैं, कंबल खरीदते हैं, तौलिया, बेड कवर, हर पे कुछ ना कुछ डिज़ाइन होता है। वो डिज़ाइन कौन बनाता है? कपड़ा अपने आप थोड़ी बनाता है ना, मशीन बनाती है। उसको पहले डिज़ाइनर डिज़ाइन करता है, फिर उसे कपड़े पर उतार दिया जाता है। तो बहुत वैरायटी है इसके कार्य क्षेत्र में। और सारे टॉपिक्स ख़त्म होने के बाद अब टेस्टिंग टाइम, यहीं से मुझे पता चलता है कि आपको टॉपिक समझ आ रहा है या नहीं। तो अपना फीडबैक फटाफट मुझे कमेंट बॉक्स में देना। और इन 6 डिज़ाइंस को, जितने भी हमने अभी सिद्धांत करें, संतुलन, सामंजस्यता, आवर्तिता, महत्व और अनुपात, उसके हिसाब से आपको क्या लग रहा है मुझे बताइए कि इसमें कौन सा है। और थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करो, अपनी फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करो और कमेंट्स में बताना मत भूलना। आप मुझसे फेसबुक और इंस्टा पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।